नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के विकास एवं इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र का जो वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई देता है वह दीर्घकालीन विकास के फलस्वरूप है। अर्थशास्त्र का उदय मानव की आर्थिक समस्याओं को हल करने के प्रयास स्वरूप हुआ। जैसे जैसे समाज की संरचना, सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे अर्थशास्त्र की समस्याओं और आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति में बदलाव आता गया। पुराने समय में आर्थिक विचार धर्म, राजनीति और दर्शन के साथ मिले हुए थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में आर्थिक विचार वाणिज्यवादी विचारधारा और प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप में सामने आते हैं। अर्थशास्त्र का जो पुराना नाम है वो अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता रहा है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप का उद्भव होता है। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस का जब प्रकाशन किया, उस समय से हम अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में जानते हैं और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तब से लेकर आज तक अनेक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विचारों और अर्थशास्त्र के विकास में अपना योगदान दिया है। एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो, मिल, मार्शल, पिगू, कीन्स, हिक्स, हैंसन, सैमुअल्सन और अनेक वर्तमानकालीन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विचारधारा को आगे बढ़ाया, अर्थशास्त्र को समृद्ध किया। जहाँ तक किसी भी विषय की परिभाषा का सवाल है, हम परिभाषा से उस विषय की विषय सामग्री, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में किसी भी विषय की परिभाषा उसका लघु प्रतिरूप माना जाता है, यानी स्मॉल रिप्लिका कहलाती है। अर्थशास्त्र का क्षेत्र और विषय सामग्री ना तो पहले निश्चित थी, ना आज तक निश्चित हो पाई हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र एक विकासशील और गतिमान विषय है। आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति और क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। धन केंद्रित परिभाषाएं, कल्याण केंद्रित परिभाषाएं, दुर्लभता केंद्रित परिभाषाएं और विकास केंद्रित आधुनिक परिभाषाएं। धन केंद्रित परिभाषाएं सबसे प्राचीन या एडम स्मिथ की जो वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन हुआ तब से हम ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस है, और इसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज करता है, यानी अर्थशास्त्र धन के उत्पादन का विज्ञान है। इसी प्रकार के विचार जेविसे और वॉकर इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने व्यक्त किए। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का मतलब है धन उत्पादन की क्रियाओं से संबंधित विषय, और उन्होंने अर्थशास्त्र में एक ऐसे आर्थिक मानव की कल्पना की जिसकी क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य धन उत्पादन है, और उन्होंने धन और संपत्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, और मानव जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी उपेक्षा की। उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था, और इन अर्थशास्त्रियों के विचारों का सहारा लेकर उस समय उद्योगपतियों ने धन संपत्ति के संचय में लगे हुए थे, और श्रमिकों का शोषण उस समय था। तो उस समय इन आर्थिक विचारों के कारण उस समय के विद्वानों ने अर्थशास्त्र की आलोचना की, और उन्होंने
अर्थशास्त्र को ब्रेड एंड बटर साइंस एंड डिसमल साइंस तक की संज्ञा दे डाली। इसके बाद हम कल्याण केंद्रित परिभाषाओं पर आते हैं, जिसमें हम मार्शल का नाम ले सकते हैं। मार्शल ने अर्थशास्त्र को आलोचनाओं से ऊपर उठाकर एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया और उन्होंने अर्थशास्त्र में धन की बजाय मानव कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अर्थात अर्थशास्त्र एक ओर धन का अध्ययन है, दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है मानव के अध्ययन का एक भाग है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्शल ने अपनी परिभाषा में कहा कि अर्थशास्त्र वास्तविक और सामाजिक एवं सामान्य मनुष्य का अध्ययन करता है और मानव कल्याण को उन्होंने प्रधानता दी। कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों ने, जिसमें हम पीहू का नाम भी शामिल कर सकते हैं, और उन्होंने कहा अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और आर्थिक कल्याण में हम कल्याण के उस भाग को शामिल करते हैं जिसे मुद्रा की सहायता से मापा जा सकता है। इन अर्थशास्त्रियों ने धन के लिए या कल्याण के लिए भौतिक सुख के साधनों को महत्व दिया, यानी उन्होंने अभौतिक सेवाओं और वस्तुओं पर अपना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत सी ऐसी अभौतिक वस्तुएं सेवाएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, जैसे गायक और वकील, डॉक्टर की सेवाएं। ये परिभाषाएं उस समय 19वीं शताब्दी में प्रचलित रहीं, लेकिन 1932 में रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की दुर्लभता पर आधारित परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र ऐसा मानव विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संदर्भ में करता है। तो जैसा कि रॉबिन्स की परिभाषा में स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास साधन प्राकृतिक और मानवीय दोनों सीमित हैं और उन साधनों का वैकल्पिक उपयोग संभव है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं, हमारे साध्य, हमारे उद्देश्य जिनमें इन साधनों को प्रयुक्त किया जा सकता है वो असीमित हैं। इसलिए इसके कारण चुनाव की समस्या पैदा होती है। यदि साधन असीमित होते तो चुनाव की समस्या पैदा नहीं होती, या साधनों का वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता तो चुनाव की समस्या पैदा नहीं होती। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो चुनाव की समस्या सामने आती है, और अर्थशास्त्र इसी चुनाव क्रिया का अध्ययन है। और ये चुनाव की क्रिया सार्वभौमिक है, चाहे व्यक्ति एकांतवासी हो या समाज में रहने वाला हो, हर एक को इस चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। उनकी परिभाषा जो दुर्लभता केंद्रित है उसमें दुर्लभता का सापेक्ष अर्थ लिया गया है, यानी जो हमारे आवश्यकताएं हैं या हमारे जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनकी तुलना में साधन सीमित हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र की परिभाषा की दृष्टि से बहुत समय तक उचित मानी गई, लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा में भी कुछ कमियां अर्थशास्त्रियों ने इंगित की हैं, जैसे कि उन्होंने अपना ध्यान दुर्लभता पर केंद्रित किया है, लेकिन उन समस्याओं पर अपना ध्यान नहीं दिया है जो कि प्रचुरता के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे अति उत्पादन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। इसके अलावा रॉबिन्स की परिभाषा से अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है और इनकी परिभाषा एक स्थैतिक किस्म की मानी गई है, क्योंकि
आर्थिक विकास की समस्या, राष्ट्रीय आय, रोजगार के निर्धारण की समस्या का इसमें समावेश नहीं है। उन्होंने अपनी परिभाषा का संबंध दिए हुए साध्यों और साधनों से किया है, जबकि साध्य और साधन दोनों परिवर्तनशील एवं और विकासमान हैं। इसलिए विकास केंद्रित आधुनिक परिभाषाओं में इन कमियों को दूर किया गया है और विकास केंद्रित परिभाषाएं प्रोफेसर सैमुअल्सन, हेनरी स्मिथ, हेरल्ड, मिंट इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने दी है। हम यदि सैमुअल्सन की परिभाषा की बात करें तो सैमुअल्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति एवं समाज अनेक प्रयोगों में लगाए जा सकने वाले उत्पादन के साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने तथा उनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार प्रयोग करते हैं। ऐसा वे चाहे मुद्रा का प्रयोग करके करें अथवा इसके बिना। तो कहने का मतलब ये है कि सैमुअल्सन ने अपनी परिभाषा में आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं को भी शामिल कर लिया है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सैमुअल्सन की परिभाषा काफ़ी उचित है, तर्कसंगत है, लेकिन अर्थशास्त्र एक विकासमान विषय है तो भविष्य में आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन होते रहने के कारण इसके क्षेत्र के विकास होने के कारण और भी बहुत सारी चीज़ों के अध्ययन को इसमें जोड़ा जा सकेगा। वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण इन क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के निर्धारण तथा वर्तमान में पर्यावरणीय समस्याओं का भी इसमें समावेश किया जाता है। थैंक यू।